हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर नीचे गिरते हुए पिंड पर कोरोलिस बल किस प्रकार से कार्य करता है। पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर नीचे गिरते हुए पिंड पर कोरोलिस बल। इससे पहले वाले लेक्चरों में हमने कोरोलिस बल को विस्तार पूर्वक समझाया है। आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिए, उससे आपको इसको समझने में आसान रहेगी। उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्षेत्रीय दिशा में गतिमान पिंड पर कोरोलिस बल का प्रभाव दर्शाया था, उस लेक्चर को भी देख लीजिए ताकि आपको समझने में आसान रहे। अब हम पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर नीचे गिर रहे कोई पिंड पर कोरोलिस बल का प्रभाव देखते हैं। हम जानते हैं कि पृथ्वी का घूर्णन, यदि पृथ्वी का घूर्णन वाई जेड तल में हो तो वाई डैश जेड डैश तल में हो तो कोरोलिस बल कोणीय वेग किस प्रकार होता है। ओमेगा वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा कोस लैम्डा जे केप प्लस ओमेगा साइन लैम्डा के केप। ये होता है पृथ्वी का कोणीय वेग। अब कोई पिंड ऊर्ध्वाधर नीचे गिर रहा है तो उसकी गति केवल के कैप के अनुदिश ही होगी। तो वेग क्या हो जाएगा, वी वेक्टर इज इक्वल टू वी डैश वेक्टर डॉट के कैप, यानी उसका एस डैश निर्देशांक तंत्र में वेग हो जाएगा वी डैश के कैप, यानी वो केवल के कैप के अनुदेश ही गति कर रहा है। अब हम जानते हैं कि कोरोलिस बल का फॉर्मूला होता है एफ सी इज इक्वल टू -2m ओमेगा क्रॉस वी वेक्टर। अब हम पहले ओमेगा क्रॉस वी वेक्टर का मान ज्ञात कर लेंगे तो हमें कोरोलिस बल का मान आसानी से प्राप्त हो जाता है। तो ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर का मान क्या हो जाता है, सदिश गुणनफल से आई कैप जो डॉट जे कैप के कैप, इसको ऐसे लिख लेते हैं। और यहाँ पर ये इसका एक्स के अनुदिश घटक अनुपस्थित है तो इसको 0 मान लेते हैं। ओमेगा कोस लैम्डा जे कैप के अनुदिश और ओमेगा साइन लैम्डा के कैप के अनुदिश, यहाँ पर इसका भी 0 है, इसको और के कैप के अनुदिश वेग है वी डैश वेक्टर। इसको अब सदिश गुणनफल से हल करने पर आई कैप के अनुदिश इसको छोड़ देंगे और इसको हो जाएगा ओमेगा कोस लैम्डा वी डैश वेक्टर और आई कैप। फिर यहाँ पर माइनस का जे कैप और इसको छोड़ेंगे, इससे इसको 0 हो जाएगा, 0 - 0 प्लस के कैप। ये इसको छोड़ देंगे, इसको और इसको करने पर 0 - 0। अब हमें ओमेगा क्रॉस वी वेक्टर का मान क्या प्राप्त हो गया, वी डैश वेक्टर ओमेगा कोस लैम्डा आई कैप, ये प्राप्त हो गया। अब कोरोलिस बल में ये मान रखने पर एफ सी वेक्टर इज इक्वल टू -2m ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, ये मान था तो इसको -2m और ओमेगा क्रॉस वी वेक्टर की जगह क्या लिख देंगे, वी डैश वेक्टर ओमेगा कोस लैम्डा आई कैप। ये एफ सी वेक्टर का मान हो गया। इसका परिणामी लेते हैं, परिणामी लेने पर क्या हो जाएगा, एफ सी वेक्टर का मोड इज इक्वल टू, ये -3 हट जाएगा, ये तो बल की दिशा को व्यक्त कर रहा है -3, तो परिणाम के रूप में हम केवल संख्यात्मक मान लेंगे ओमेगा वेक्टर और कोस लैम्डा और वी डैश वेक्टर, ये आई कैप भी दिशा को व्यक्त कर रहा है। अब हम बल को क्या जानते हैं, F बराबर ma, जहाँ पर ए त्वरण होता है तो त्वरण को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, इस स्थिति में 2 बार परिवर्तन को ही हम त्वरण कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, md² x डैश अपॉन dt इज इक्वल टू 2m ओमेगा वेक्टर कोस लैम्डा वी वेक्टर डैश, ये इस प्रकार हो जाएगा। हम जानते हैं ये m से m कट गया। अब इसका समाकलन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, पहले इस t के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो इस वी वेक्टर को हम t के फॉर्म में व्यक्त कर लेते हैं। तो गति के प्रथम समीकरण से समीकरण क्या होता है, v बराबर u प्लस जी टी,
यहाँ पर हम जानते हैं कि ऊर्ध्वाधर दिशा में हम गिरा रहे हैं किसी पिंड को, तो उसका प्रारंभिक वेग u बराबर तो 0 ही होगा। तो v बराबर क्या हो जाएगा, gt। v डैश मान लेते हैं इसको gt। gt को इस समीकरण में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर एक्स डैश अपॉन डी टी इज इक्वल टू 2 ओमेगा कोस लैम्डा और जी टी, ये हो जाएगा। अब इसका समाकलन करेंगे हम। समाकलन करने पर क्या हो जाएगा, डी एक्स डैश अपॉन डी टी इज इक्वल टू 2 ओमेगा कोस लैम्डा जी, और ये टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि एन की पावर टी की पावर n+1 अपॉन n+1 हो जाएगा, और ये कांस्टेंट c1 आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि जब प्रारंभ में t बराबर 0 होता है तो dx अपॉन dt मतलब इस स्थिति में परिवर्तन भी 0 होगा। तो इस प्रकार c1 का मान क्या आ जाएगा, 0। इसको इसमें रख देंगे तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू ओमेगा जी टी स्क्वायर बाई 2 और कोस लैम्डा, ये इस प्रकार हो जाएगा। अब इसका एक बार और समाकलन कर देते हैं। समाकलन करने पर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर तो एक्स डैश हो जाएगा, और ये यहाँ पर ओमेगा जी कोस लैम्डा, और ये यहाँ पर ये 2 पहले से था और ये 2 इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर टी स्क्वायर था तो ये क्या हो जाएगा, टी क्यूब बाई 3 हो जाएगा। ओमेगा जी टी क्यूब बाई 3 और कोस लैम्डा आ गया, और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, C2 कांस्टेंट आ गया। तो अब हम देखते हैं कि t बराबर 0 समय पर x बराबर भी क्या था, 0, तो C2 बराबर भी क्या आ जाएगा, 0। तो x डैश का मान क्या हो जाएगा, 1/3 ओमेगा जी टी क्यूब कोस लैम्डा। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब गति का दूसरा समीकरण क्या होता है, गति का दूसरा समीकरण होता है h बराबर यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि प्रारंभिक वेग u बराबर तो 0 है, तो h बराबर 1/2 जी टी स्क्वायर। हमें चाहिए t का मान, तो t का मान ज्ञात कर लेंगे। टी स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, 2h अपॉन जी, तो t का मान हो जाएगा √2h अपॉन जी। ये मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में रख देंगे तो x डैश का मान हो जाएगा 1/3 ओमेगा जी 2h अपॉन जी की पावर 3/2 कोस लैम्डा। अब हम इसमें से ये 3/2 है, इसमें से एक जी कॉमन ले लेंगे, तो ये यहाँ पर क्या बन जाएगा, x डैश इज इक्वल टू 2/3 h ओमेगा कोस लैम्डा √2h अपॉन जी। मतलब ये यहाँ पर 3/2 कॉमन थी, तो इसमें से पूरा h कॉमन ले लिया, पूरा 2 कॉमन ले लिया और पूरा g कॉमन ले लिया। इस प्रकार हमें आधी पावर बच गई, और इसको बाहर लेकर ये g से g कट गया, 2 और h है ना वो बाहर आ गया। ये हमें परीक्षा में सिद्ध करने के लिए बोलता है। तो हम जानते हैं कि पृथ्वी पर गिरने वाले पिंड का वेग किस कोस अक्ष के अनुदिश हो जाएगा। तो पृथ्वी पर किस प्रकार से गिरेगा कण, ये h ऊंचाई है, तो यहाँ पर कोरोलिस बल इस प्रकार से कार्य करेगा। ये इस प्रकार पृथ्वी पर गिरेगा। ये x डैश है और ये y डैश है, ये मान लेते हैं पूर्व दिशा है, तो ये इस प्रकार से FC वेक्टर कार्य करेगा। ये कोरोलिस बल का प्रभाव होता है पृथ्वी पर गिरता है। तो थैंक यू फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम सिद्ध करेंगे कि पिंड को ऊपर फेंका जाए तो कोरोलिस बल किस प्रकार कार्य करता है। तो आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियोस को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया जाने वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आपका सिलेबस पूर्णतः कंप्लीट हो। सो थैंक यू, शुक्रिया।